हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्लाइस्ट्रॉन। देखिए, बेसिकली क्लाइस्ट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम माइक्रोवेव्स जनरेट करते हैं या हम माइक्रोवेव एम्पलीफायर की तरह इसको यूज में लेते हैं। क्योंकि बेसिकली जब हम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की बात करते हैं तो उन डिवाइसेस के द्वारा 100 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की वेव को जनरेट या उन्हें एम्पलीफाई नहीं किया जा सकता है। उस केस में क्लाइस्ट्रॉन्स डिवाइसेस का यूज किया जाता है। The klystron is a widely used vacuum tube as a generator or as a microwave amplifier in which the electronic processes namely occurs. So basically आज हम बात कर रहे हैं क्लाइस्ट्रॉन्स की, जिनको वाइडली माइक्रोवेव जनरेटर की फॉर्म में यूज किया जाता है, साथ ही एक एम्पलीफायर की फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है। बेसिकली ये है क्लाइस्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस पे वर्क करता है। मेनली क्लाइस्ट्रॉन में आरएफ फील्ड के दौरान इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है और ड्रिफ्ट स्पेस में वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को डेंसिटी मॉड्यूलेशन या करंट मॉड्यूलेशन में कन्वर्जन होता है। साथ ही एनर्जी का ट्रांसफर किया जाता है आरएफ फील्ड को और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन होता है। बेसिकली हम जब क्लाइस्ट्रॉन की वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इन मेनली 4 प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हियर टॉकिंग अबाउट 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन्स कि व्हाट आर द 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपके फिगर में एक 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट शो किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन है। बेसिकली दिस इज अ इलेक्ट्रॉन गन जो कि एक कैथोड और एनोड कॉन्फ़िगरेशन का बना हुआ है और इस कैथोड एनोड कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस की जाती है। Basically this is the schematic diagram of the 2 cavity klystron in which it is a electron gun which consists of anode cathode configuration which is used to produce an accelerated electron beam. Further, जब इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक एनोड के द्वारा पास आउट किया जा रहा है और उस एनोड को एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे कैप्ट किया गया है। आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर 2 कैविटी है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन की। इट मीन्स दिस इज द बंचर कैविटी एंड दिस इज द कैचर कैविटी। मेनली 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन में हमारे पास में 2 कैविटीज होती है, एक होती है इनपुट कैविटी और दूसरी होती है आउटपुट कैविटी। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों कैविटीज के बीच में एक स्पेस है और उस स्पेस को नाम दिया गया है ड्रिफ्ट स्पेस। बेसिकली यहाँ पे इनपुट कैविटी या हम यह कहे बंचर कैविटी और कैचर कैविटी के बीच का जो स्पेस है उसे ड्रिफ्ट स्पेस कहा जाता है। बेसिकली हम बंचर कैविटी को यहाँ पे इनपुट कैविटी भी कहते हैं और कैचर कैविटी को आउटपुट कैविटी कहा जाता है। This is the electron gun, this is the anode, this is the drift space between the buncher cavity and the catcher cavity. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इनपुट कैविटी या फिर बंचर कैविटी को इनपुट आरएफ सिग्नल दिया है, क्योंकि बेसिकली क्लाइस्ट्रॉन का जो वर्क होता है इस आरएफ सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है। यहाँ पर हमने बंचर कैविटी पर हमने आरएफ सिग्नल दिया है हाई फ्रीक्वेंसी का एंड दिस इज द कैचर कैविटी जिस पर हम इस आरएफ सिग्नल की एम्पलीफाइड फॉर्म अचीव करते हैं। बेसिकली जो यहाँ पर बंचर कैविटी पर आरएफ सिग्नल प्रोवाइड किया गया है उस आरएफ सिग्नल का इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे कैचर कैविटी से अचीव करते हैं। बेसिकली यह तो अभी हमने इसके स्कीमेटिक अरेंजमेंट की बात की है। आगे हम बात कर रहे हैं इस 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन की वर्किंग की। बेसिकली इस अरेंजमेंट में हम यह देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन गन या फिर कैथोड एनोड कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम ऑब्टेन की जाती है। यहाँ पर जो ये डैश्ड लाइन है, इस लाइन के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन गन इज जनरेटिंग हियर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम और जो कि इस एनोड के द्वारा इस क्लोजली स्पेस्ड बंचर ग्रिड
या फिर बंचर कैविटी में से पास आउट होती है। अब क्योंकि बंचर कैविटी पर हमने हाई फ्रीक्वेंसी के RF सिग्नल को अप्लाई किया गया है, फिर उसके बाद में इस कैविटी से ये इलेक्ट्रॉन बीम पास होने के बाद में सेकंड कैविटी पर पास होती है। देन उसके बाद में इस इलेक्ट्रॉन बीम को कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे यह देखेंगे कि यहाँ पर जो यह बंचर कैविटी है, जब इलेक्ट्रॉन इस बंचर कैविटी में से गुजर के इस ड्रिफ्ट स्पेस में आते हैं तो यहाँ पर एक वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। आगे हम बात करेंगे कि यह वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है। सो बेसिकली जब यह इलेक्ट्रॉन बीम इस बंचर कैविटी में से पास होकर इस ड्रिफ्ट स्पेस में आती है तो यहाँ पे हमें अलग अलग वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, दैट इज द वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड। और यह वेलोसिटी मॉड्यूलेशन जो प्रोसेस होता है, यहाँ पर हमने जो इनपुट कैविटी पर RF सिग्नल अप्लाई किया है उसके कारण यहाँ पर वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। और इस वजह से यहाँ पर इस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की वजह से यहाँ पर आगे हमें इलेक्ट्रॉन्स की बंचिंग मिलती है, जिसे हम डेंसिटी मॉड्यूलेशन कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्ट रीजन में यहाँ पे ड्रिफ्टिंग होती है, तो इस रीजन को हमने ड्रिफ्ट स्पेस बंचिंग भी कहा जाता है। सो यूजुअली इस स्पेस को हम ड्रिफ्ट स्पेस बंचिंग भी कहते हैं और यूजुअली इस फिनोमेना को बंचिंग कहा जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के कारण सेकंड गैप में जाते हैं एंड विच इज रिटार्डेड ड्यू टू द RF फील्ड। और इस प्रकार से यहाँ पर जब कैचर कैविटी में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस करते हैं इस सेकंड गैप को पास होते हुए, और वो अपनी एनर्जी यहाँ पे कैचर कैविटी में RF सिग्नल को प्रोवाइड करवाते हैं। सो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा RF सिग्नल था उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। सो हम यह कहते हैं हमारे RF सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो जाता है। सो यहाँ पे क्लाइस्ट्रॉन के द्वारा RF सिग्नल का एम्पलीफिकेशन किया जा रहा है और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन सेकंड गैप में से पास हो रहे हैं जिनकी वेलोसिटी कम होती है विद रिड्यूस्ड वेलोसिटी, इमर्जिंग इलेक्ट्रॉन्स विद रिड्यूस्ड वेलोसिटी आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर। सो बेसिकली अभी हमने यहाँ पर बात करी है इस 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन की वर्किंग के बारे में। अब आगे हम वन बाय वन इसके डिफरेंट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा मेनली एम्फेसिस होगा कि जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर एनोड से पास होके बंचर कैविटी में से गुजरता है और उस बंचर कैविटी पर जो RF सिग्नल अप्लाई किया गया है उस RF सिग्नल का इस इलेक्ट्रॉन बीम पे क्या इफेक्ट होता है। साथ ही अभी हम आगे बात करेंगे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की और किस प्रकार से वेलोसिटी मॉड्यूलेशन से डेंसिटी मॉड्यूलेशन जनरेट होता है और उस बंचिंग के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपनी एनर्जी लूज करते हैं और रिड्यूस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ पे कलेक्टर प्लेट पर कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट कर लिए जाते हैं। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। देखिए वेलोसिटी मॉड्यूलेशन में नाउ आई एम टॉकिंग दैट RF सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड इज यूज्ड फॉर एक्साइटिंग द इनपुट बंचर कैविटी देयरबाय डेवलपिंग एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी अक्रॉस द फर्स्ट गैप। देखिए हम यहाँ पर यह कह रहे हैं अब हम यहाँ पर इस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस को एक एप्पल गेट डायग्राम के द्वारा हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस है, यह वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस इस बंचर कैविटी पर अप्लाई किए गए RF सिग्नल के कारण यहाँ पर इस बंचर कैविटी से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के अक्रॉस होता है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर एनोड से पास होके इस फर्स्ट गैप से, दिस फर्स्ट गैप इज नोन एज द स्पेस बिटवीन द बंचर कैविटी। दिस जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इस बंचर कैविटी से पास होती हैं तो उस RF सिग्नल की जो AC वोल्टेज है, उसका जो AC एम्पलीट्यूड है, उस AC एम्पलीट्यूड का इस इलेक्ट्रॉन बीम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस इफेक्ट को हम एक एप्पल गेट डायग्राम के द्वारा डिस्कस करते हैं। बेसिकली एप्पल गेट डायग्राम इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस टाइम डायग्राम दैट इज नोन एज द एप्पल गेट डायग्राम। बेसिकली देखिए एप्पल गेट डायग्राम में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर इस बंचर कैविटी से कितनी डिस्टेंस कवर करता है और कितने टाइम के साथ में वो कवर करता है। बेसिकली दैट इज द एप्पल गेट डायग्राम। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं हमने एक इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन के लिए हमने एक एप्पल गेट डायग्राम प्लॉट किया है। इस एप्पल गेट डायग्राम में हमने बेसिकली यहाँ पर
एक जो हम यहाँ पर RF सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, बंचर कैविटी पर जो RF सिग्नल अप्लाई किया गया है उसके एम्पलीट्यूड को हमने यहाँ पे शो किया है। सो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट गैप and that voltage across the first gap is equals to the V1 sin omega t1। क्योंकि RF सिग्नल है सो यहाँ पे हम ऑल्टरनेटिंग केस की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और साथ ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ द फर्स्ट गैप की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ द सेकेंड गैप की। सो दिस इज द प्लॉट फॉर द वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट गैप। दिस इज द voltage of the RF signal, alternating voltage of the RF signal, this is the position of the first gap, this is the and position of the second gap। कि इस RF सिग्नल के कारण जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से गुजर रहा है तो उसकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और कितनी डिस्टेंस फाइनली इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैचर कैविटी तक ट्रेवल करने में कवर की जाती है। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एप्पल गेट डायग्राम कि किस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए एक एप्पल गेट डायग्राम प्लॉट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक RF साइकिल प्लॉट किया है जिसमें हम जानते हैं कि इसका पॉजिटिव पार्ट है एंड दिस इज द नेगेटिव साइकिल। सो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉइंट, यहाँ पर आप 3 पॉइंट्स देख सकते हैं, दिस इज द A प्राइम, दिस इज B प्राइम पॉइंट एंड दिस इज द C प्राइम पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक बार पॉजिटिव साइकिल को डिस्कस करेंगे, नेगेटिव साइकिल एंड थर्ड वन व्हेन देयर इज नो चेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट बी प्राइम। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पॉइंट बी प्राइम पर क्योंकि इसके बाद में जो साइकिल है वो पॉजिटिव हो रहा है, सो हम यह कह सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द गैप ए विल बी 0 और जो इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के दौरान जब यहाँ पे RF सिग्नल का पॉइंट बी प्राइम होगा मींस उस केस में जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से गुजरेगी तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो द इलेक्ट्रॉन बीम विल पास आउट विद अनअफेक्टेड वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन बीम, ये वाले इलेक्ट्रॉन बीम RF सिग्नल के इस बी प्राइम पॉइंट के दौरान जब यहाँ से गुजरेगी तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा और इस इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया है E के नीचे R हम लिख रहे हैं, दैट इज सबस्क्रिप्ट ER, और इस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया गया है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है द इलेक्ट्रॉन विच ट्रेवल्स विद एन अनचेंज्ड वेलोसिटी। मतलब कि जब वो इलेक्ट्रॉन इस बंचर कैविटी में एंटर नहीं किया था उससे पहले जो उसकी वेलोसिटी थी उतनी ही वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की इस बंचर कैविटी में पास होने के बाद है, जबकि RF सिग्नल के B प्राइम पॉइंट को हमने कंसीडर किया है। सो ER वेलोसिटी, ER इलेक्ट्रॉन को कहा गया है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और इसकी अनचेंज वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन अभी हम आगे डिफाइन करेंगे एंड दैट इज द अंडर रूट ऑफ 2E कैपिटल V0 अपॉन M। आगे हम बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट की एंड दैट वन पॉइंट इज द C प्राइम पॉइंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि C प्राइम पॉइंट पर यहाँ पे हमें RF सिग्नल का पॉजिटिव साइकिल देखने को मिल रहा है और ये साइकिल हमें ER जो कि हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन था उसके जस्ट बाद में हम देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेगा उस इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया है EL, दैट इज द लेट इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और जब इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पर RF फील्ड का पॉजिटिव साइकिल इससे इंटरेक्ट करता है तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेशन प्रोवाइड होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो देखिए जब हमने यहाँ पर पॉइंट बी प्राइम को डिस्कस किया था जिसमें हमने रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की बात की थी, तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने बताया है कि जितनी वेलोसिटी उसकी फर्स्ट कैविटी से पास होने से पहले थी उतनी ही वेलोसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन सेकंड पोजीशन पे, सेकंड गैप पर पहुंच रहा है। बट लेकिन जब हम बात कर रहे हैं EL की यानी कि लेट इलेक्ट्रॉन की जो कि इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बाद में यहाँ से पास आउट हो रहा है, कहने का मीनिंग ये है कि जब इस बंचर कैविटी में जो कि RF सिग्नल का पॉजिटिव साइकिल जब इस पर आ रहा है और जब इस पॉजिटिव साइकिल के दौरान इलेक्ट्रॉन
इस स्पेस में से, इस फर्स्ट गैप में से गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू द पॉजिटिव साइकिल ऑफ द आरएफ फील्ड, और उस केस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बाद में जा रहा है, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे पहले पहुंच चुका है और उसके बाद में लेट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच रहा है, तो फाइनली वो एक दूसरे को कैचअप कर लेते हैं यहाँ पर जाके। आगे हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर जो लेट इलेक्ट्रॉन है दैट ट्राइज टू ओवरटेक द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से यहाँ पर जो EL है वो ER को ओवरटेक कर लेता है। हालांकि वो उसके बाद में यहाँ पे पहुंच रहा है, बट क्योंकि उसकी वेलोसिटी V0 से ज्यादा है तो वो इसलिए उसको यहाँ पे कैचअप कर लेगा सेकेंड गैप में। आगे हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, एंड दैट थर्ड पॉइंट इज द A प्राइम पॉइंट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह A प्राइम पॉइंट RF फील्ड सिग्नल के नेगेटिव साइकिल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इस बंचर कैविटी पर अप्लाइड RF सिग्नल के इस नेगेटिव साइकिल से पास आउट इंटरैक्ट करता है, तो उस केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पे RF सिग्नल का नेगेटिव साइकिल से उसका इंटरैक्शन हो रहा है, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी में रिडक्शन हम देखते हैं। यहाँ में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेटेड हो जाता है, उसकी वेलोसिटी में कमी आ जाती है। अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से पहले पास आउट हो रहा है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है अर्ली इलेक्ट्रॉन। दिस इज EE is an early electron that passes the gap first slightly before the reference electron ER। अब क्योंकि ये EE इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन मैक्सिमम नेगेटिव फील्ड से हो रहा है, इसीलिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पे डीएक्सेलरेटेड हो जाती है और ये कम वेलोसिटी के साथ में मूव करता है। अब क्योंकि इस अर्ली इलेक्ट्रॉन का इमिशन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से पहले हो रहा है, तो उस केस में हालांकि इसकी वेलोसिटी कम है, तो क्योंकि यह पहले इमिट हो रहा है, तो उस केस में ये फाइनली जाके सेकेंड गैप में रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को कैचअप कर लेता है। This electron EE falls back and reference electron ER catches up with the early electron। इस प्रकार से हमने यहाँ पर यह देखा कि जो बंचर कैविटी में RF सिग्नल अप्लाई किया गया है, RF इनपुट वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बीम इस फर्स्ट गैप में से पास आउट होते हैं, उनकी वेलोसिटी में चेंजेस आती हैं। The velocity of electron varies in accordance with the RF voltage। और इस वजह से हमें यहाँ पे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इज जस्ट अ प्रोसेस which is comprising the electron with the different velocity, that is known as the velocity modulation। The variation of the velocities of the electron in the electron beam is known as the velocity modulation। अभी हमने यहाँ पर जो तीन प्रोसेस की बात करी है, दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, अर्ली इलेक्ट्रॉन और लेट इलेक्ट्रॉन का जब इस RF इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल के इंटरेक्शन की वजह से जो हमने यहाँ पर इनके वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की बात करी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर एक बंचिंग जनरेट होती है। इन एक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इन द बंचिंग लिमिट ग्रेजुअली बंच टुगेदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पॉइंट पे जाके वो बंच बना रहे हैं। They are bunching together as they travel down the drift space। जैसे ही वो इस ड्रिफ्ट स्पेस को पार करते हैं, यानी कि सेकेंड कैविटी पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर हमें एक बंचिंग प्रोसेस देखने को मिलता है as they travel down the drift space from the first gap to the second gap। और इस प्रकार से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का पल्सेटिंग स्ट्रीम है वो गैप B से पास आउट होता है और आउटपुट कैविटी में ऑसिलेशंस को एक्साइट करता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर यह देख सकते हैं कि जो डेंसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द गैप सेकेंड वेरीली साइक्लिकली विद द टाइम, एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉन बीम कंटेन्स एन डीसी करंट। और इस प्रकार से यहाँ पर हमको डीसी करंट मिलती है। बेसिकली हम यहाँ ये कहते हैं कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन से हमने यहाँ पे करंट मॉड्यूलेशन जनरेट किया है। बेसिकली यहाँ पर जो ड्रिफ्ट स्पेस है उसके द्वारा वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को करंट मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट किया जाता है। अभी हमने बात की थी वर्किंग की, बात की थी कि किस प्रकार से बंचर कैविटी के दौरान इलेक्ट्रॉन बीम के लिए वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस यहाँ पे अकर होता है।
सो नाउ आई एम फर्दर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अभी हमने बात की थी इसके प्रिंसिपल की, अब हम आगे बात कर रहे हैं उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, जिसमें हम बेसिकली कुछ assumptions कंसीडर करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, electrons leave the cathode with zero velocity and the electron beam have uniform density in the cross section of the beam। यहाँ पर हम यह assume कर रहे हैं कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो रही है उनके जीरो वेलोसिटी है, और साथ ही बीम का जो क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर हमने स्पेस चार्ज इफेक्ट्स को इग्नोर किया है। थर्ड वन, V1 is the amplitude of the signal voltage at the buncher gate and V0 is the DC accelerating voltage। So basically हमने यहाँ पर जो बंचर कैविटी पर RF सिग्नल अप्लाई किया है उसका एम्पलीट्यूड है V1 और V0 is the DC accelerating voltage। And the last one is that electron beam having uniform density in the cross section of the बीम। सो इन चार assumptions के साथ में अब हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम के लिए, या हम ये कहें कि क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर के लिए हम आगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि माना कि जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन इस बंचर कैविटी में एंटर नहीं करता है उससे पहले इसकी वेलोसिटी है V0, दैट इज ए स्मॉल V0। स्मॉल V0 इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर एंटरिंग द बंचर कैविटी। सो उस केस में, और यहाँ पर जो कैपिटल V0 है दैट इज द DC एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। सो बोथ टर्म्स आर द डिफरेंट, स्मॉल V0 एंड दैट इज द कैपिटल V0। सो उस केस में उस इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है V0। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज द 1/2 mV0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी eV0। सो यहाँ से हमने जो इलेक्ट्रॉन इस बंचर कैविटी में एंटर करता है उससे पहले की वेलोसिटी है V0, दैट इज इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ द ट्वाइस ऑफ eV0 अपॉन स्मॉल m। So V0 is calculated like under root of the twice of neta V0। यहाँ पर E0 is the ratio of the magnitude of the E to the mass of the electron and V0 is the cathode anode potential। So basically हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ग्रेड पर पहुंचता है तो उसका पोटेंशियल वोल्टेज कितना होता है V0, दैट इज द कैथोड एनोड पोटेंशियल प्लस V1 sin ओमेगा T1। सो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जिसकी T1 टाइम पर वेलोसिटी V1 है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बंचर ग्रिड, कि जो इलेक्ट्रॉन बीम बंचर ग्रिड से पास आउट हो रही है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ में पास आउट हो रहा है। सो जब इलेक्ट्रॉन बीम बंचर कैविटी से पास आउट हो रही है उस केस में इसकी वेलोसिटी V1 से हमने यहाँ पे डेजिग्नेट की है, and that will be is equals to the 1/2 m V1 square, that is equals to the small e into the V0 plus V1 sin omega T1। Further solving it, we will get an expression for the V1 square that is equals to the twice of e upon m V0 plus V1 sin omega T1। हमने रीअरेंज किया तो फाइनल हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आता है। हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आप दम देख रहे हैं दैट इज द अंडर रूट ऑफ द ट्वाइस e V0 अपॉन स्मॉल m, दैट इज द स्मॉल V0, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर एंटरिंग द बंचर कैविटी, दैट इज द वेलोसिटी, दैट इज द इंजेक्टेड वेलोसिटी। सो दैट इज द अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ e V0 अपॉन m। साथ ही हमने यहाँ पर एक पैरामीटर डिफाइन किया है दैट इज अल्फा, दैट इज नथिंग बट कैपिटल V1 अपॉन कैपिटल V0 एंड दैट इज नोन एज द डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन। So finally using this parameter or constant, equation number 2 turns to be the equation number 3 and that will be is equals to the V1 is equals to the V0 into the 1 plus 1/2 alpha sin omega T1। So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं उन सबकी वेलोसिटी सेम नहीं है। So they are having different velocity जो कि फर्स्ट गैप से गुजर रहे हैं। So first of all हम इस इक्वेशन से यह कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन विच लीव द गैप एट अ टाइम करस्पॉन्डिंग टू द ओमेगा T1, कि सपोज जो इलेक्ट्रॉन बंचर कैविटी से या फर्स्ट गैप से पास हो रहे हैं उनके लिए टाइम दैट इज ओमेगा T1 की वैल्यू है 2 pi n के इक्वल, वेयर n इज द इंटीजर नंबर मे बी 0, 1, 2 और 3। तो जब हम यहाँ पे ओमेगा T1 की जगह पे सपोज मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, इन दैट केस साइन 0 विल बी 0, दैट केस V1 विल बी इज इक्वल्स टू द V0। तो कहने का मीनिंग ये है कि वेलोसिटी में, इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ द ओमेगा T1 दैट इज इक्वल्स टू द प्लस pi/2, एज वी नो sin pi/2 is equals to the 1
In that case, V1 will be is equals to the V naught into the 1 plus 1 upon 2 alpha. So V1 is increased rather than V naught. So in that case हमें यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग फेज ऑफ वोल्टेज विल बी मूविंग विद द मैक्सिमम वेलोसिटी. सो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैक्सिमम मिलती है. सो दैट विल बी इज इक्वल्स टू द V naught into the 1 plus capital V1 upon twice of V naught. Further, when we talk for the case of the omega T1 is equals to the minus pi by 2, and as we know sine of minus pi by 2 will be is equals to the minus of 1 upon 2. So in that case V1 will be is equals to the V naught into the 1 minus 1 upon 2 alpha. So जब हम इस केस की बात करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिनिमम होगी और मिनिमम एक्सेलरेटिंग फेज यहाँ पे जनरेट होगा. So हमने यहाँ पर ये देखा कि those electron which are leaving during the time pi by 2 T1 that is greater than pi by 2 or less than 0, कि जिनके लिए 0 से ज्यादा और pi by 2 ओमेगा से, for which T1 is greater than pi by 2 ओमेगा और less than 0, 0 से कम और pi by 2 ओमेगा से ज्यादा T1 के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी, while for those which are leaving during the T1 that is greater than 0 और less than pi by 2 ओमेगा उनके लिए स्पीड फास्ट होगी और वो हाईएस्ट वेलोसिटी के साथ में मूव करेंगे. सो बेसिकली दिस इक्वेशन नंबर 3 इज नोन एज द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इक्वेशन. सो दिस टर्म इज नोन एज द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा. सो हमने यहाँ पर फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फिगर में हमने बंचर ग्रिड, कैचर ग्रिड और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम एंटर कर रही है उसकी वेलोसिटी V naught, यहाँ पर हमने ड्रिफ्ट स्पेस L, RF इनपुट सिग्नल, RF आउटपुट सिग्नल और इसके लिए हमने यहाँ पर एक ZT डायग्राम हमने यहाँ पे प्लॉट किया है. सो बेसिकली अब हम आगे बात कर रहे हैं. Now I am talking about the optimal length of the drift region. So basically हम यहाँ पे इस drift space की या drift region की length को हम find out कर रहे हैं. So basically आप यहाँ देख सकते हैं हमने इस region को denote किया है कैपिटल L से. यहाँ पे T नॉट टाइम है जिस पर इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको T1 टाइम लग रहा है. अगेन जब वो इसके फर्स्ट गैप से यहाँ पर बंच कैचर कैविटी के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ रही है, इट इज टेकिंग टाइम T2 एंड रीचिंग एट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कैचर कैविटी इट इज टेकिंग टाइम T3. सो इस प्रकार से अब हमने यहाँ पे इस ड्रिफ्ट रीजन के लिए हमें यहाँ पे इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है. सो नाउ लेट अस हैव अ लुक हाउ वी विल कैलकुलेट द ऑप्टिमल लेंथ ऑफ ड्रिफ्ट रीजन. सो बेसिकली जो ये बंचिंग प्रोसेस होता है वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस होता है. सो बेसिकली इफ द डिस्टेंस इन द ड्रिफ्ट स्पेस एट विच बंचिंग अकर्स फ्रॉम द बंचर ग्रिड एट टाइम T1 इज L. सो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर डिनोट किया है T को, दैट इज द, यहाँ पे हमने RF सिग्नल के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज द AC वोल्टेज. सो VS इज इक्वल टू V1 sin ओमेगा T1. यहाँ पर हमने डिफरेंट डिस्टेंस बताया है बंचर कैविटी से लेकर के कैचर कैविटी के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम डेल्टा L या कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ऑन द Z एक्सिस आई हैव प्लॉटेड द डिस्टेंस बिटवीन द बंचर ग्रिड और द कैचर ग्रिड, दैट इज नोन एज द डेल्टा L और कैपिटल L. यहाँ पर हमने इस एक्सिस पर हमने T प्लॉट किया है. T के साथ में हमने VS V1 sin ओमेगा T के VS दैट इज इक्वल टू द V1 sin ओमेगा T1 के प्लॉट को शो किया है. सो फर्दर आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस between during which the bunching process occur from the buncher grid at time T1. So first of all आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक प्लॉट दिखाया है जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द बंचिंग सेंटर, जिस पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, अर्ली इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और लेट इलेक्ट्रॉन, वो तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके कैचअप करते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से यहाँ पर बंचिंग प्रोसेस होता है. सो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे T नॉट टाइम बताया है, दिस इज अ T माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज T प्लस पाई बाई 2. बेसिकली हम जानते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जो टाइम पीरियड होता है यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल T दैट इज इक्वल टू दी 2 पाई बाई ओमेगा. जहां मैं पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूँ दैट इज द वन साइकिल एंड इन विच टाइम पीरियड विल बी इज इक्वल टू दी 2 पाई बाई ओमेगा. सो अगर मैं इसके हाफ साइकिल की बात करूंगी तो इस केस में टाइम पीरियड होगा पाई बाई ओमेगा, और अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं तो इस केस में साइकिल का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसका टाइम कितना हो जाएगा
ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस विल बी मतलब पाई बाय 2 ओमेगा। सो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इनको डिवाइड किया है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम है पाई बाय 2 ओमेगा, फ्रॉम t1 प्लस पाई बाय 2 से t0 तक जाने में पाई बाय 2 ओमेगा, t0 से t प्लस पाई बाय 2 तक जाने में पाई बाय 2 ओमेगा, एंड सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक कवर करने में पाई बाय 2 ओमेगा। सो हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने कहा था कि जब जीरो वेलोसिटी, कि जब इलेक्ट्रॉन बीम बंचर कैविटी पर RF सिग्नल के जीरो पॉइंट पर इंटरेक्ट करता है, जीरो वोल्टेज से इंटरेक्ट करता है, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। सो यहाँ पे मैंने उस इलेक्ट्रॉन को सेम, दैट वाज द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, हमने उसको यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट किया है। फर्दर, जिस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन नेगेटिव फील्ड से हो रहा था, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी कम, यानी रिड्यूस वेलोसिटी के साथ में वो मोशन कर रहा था, तो हमने यहाँ पे स्लोअर, सो इसको हमने कहा है यहाँ पे डिनोट किया है। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था, थर्ड वन, दैट वाज मूविंग, दैट वाज इंटरेक्टिंग विद द पॉजिटिव पोटेंशियल और एवरेज सिग्नल, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई थी, और वो यहाँ पे हमने शो करा है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, अर्ली इलेक्ट्रॉन और लेट इलेक्ट्रॉन, दिस वाज द अर्ली इलेक्ट्रॉन, दिस वाज द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस वाज द लेट इलेक्ट्रॉन। सो EL, ER और EE, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फाइनली मिलके यहाँ पे बंचिंग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो इन इलेक्ट्रॉन्स के RF सिग्नल के इंटरेक्शन के कारण अलग अलग वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन जब इस यहाँ पर कैचर कैविटी पर पहुंच के, यहाँ पे हमने कैचर कैविटी बताया है, दिस पॉइंट इज शोइंग द कैचर कैविटी, दिस इज द बंचर ग्रिड। सो इस प्रकार से यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन कैचर ग्रिड पे पहुंचते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, उसके लिए हम यहाँ पर एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सो जिसको हमने डेल्टा L और कैपिटल L से डिनोट किया है। सो हम यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में उसकी बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो हम t0 टाइम पर देख रहे हैं, उसकी वेलोसिटी v0 है, अनअफेक्टेड वेलोसिटी के साथ में वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सो दैट t0 है। तो उस केस में अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे, बंचिंग सेंटर पे वो लोकेट हो रहा है, और उस पे वहां तक पहुंचने में लगने वाला टाइम है t1। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। So distance formula will be given as the velocity multiplied by time. So इसकी velocity है v0 and time is equals to the t1 minus t0. इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं t minus पाई बाय 2 पॉइंट पे, और t minus पाई बाय 2 पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है लोअर वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी उस केस में होती है मिनिमम। सो इसलिए हमने उसके लिए डेल्टा L की वैल्यू क्या होगी, v मिनिमम, और यहाँ से आप देख सकते हैं t1 से लेके t minus पाई बाय 2 के बीच का टाइम पीरियड क्या होगा, t1 माइनस ऑफ t माइनस पाई बाय 2। सो डेल्टा L उस केस में हमने बताया। सिमिलरली आगे हम बात कर रहे हैं t प्लस पाई बाय 2 के लिए, यानी जो इलेक्ट्रॉन RF सिग्नल के पॉजिटिव साइकिल के दौरान, इंटरेक्शन के दौरान पास आउट होता है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है एंड दैट मूव्स विद द फास्टर वेलोसिटी। In that case, delta L will be is equals to the V maximum multiplied by the T1 minus of T. So this distance will be the T1 में से T plus pi by 2 को subtract कर देंगे. So this distance will be the T1 minus of T plus pi by 2. तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीनों के लिए हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा है। फर्दर अब हम यहाँ पे V मिनिमम और V मैक्सिमम के केस को कंसीडर कर रहे हैं। सो देखिए डेल्टा L इज इक्वल टू दी V मिनिमम इनटू दी T1 माइनस ऑफ T माइनस पाई बाय 2। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्योंकि T माइनस पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं, सो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस देखती हूँ T0 माइनस ऑफ T माइनस पाई बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू दी पाई बाय 2 ओमेगा। ये भी मैंने डिस्कस किया था कि हमें ये वैल्यू किस प्रकार से मिल रही है। सो T0 माइनस ऑफ T माइनस पाई बाय 2 विल बी इज इक्वल टू दी पाई बाय 2 ओमेगा। सो जब हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हैं, इन दैट केस वी विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर दी T माइनस ऑफ पाई बाय 2 एंड दैट विल बी इज इक्वल टू दी T0 माइनस ऑफ पाई बाय 2 ओमेगा। सो हमने जब इस एक्सप्रेशन से T माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू को इस V मिनिमम के एक्सप्रेशन में पुट किया है, तो देन वी विल गेट डेल्टा L इज इक्वल टू दी V मिनिमम इनटू दी T1 माइनस ऑफ T प्लस पाई बाय 2 ओमेगा। सिमिलरली हम इस प्रकार से देख सकते हैं when delta L is equals to the V maximum T1 minus of T plus pi by 2। अब क्योंकि हम यहाँ पे T plus pi by 2 की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि T plus pi by 2 हम यहाँ पे जिस मैं पॉइंटर से जहाँ पॉइंट आउट कर रही हूँ दैट इज दी T plus pi by 2 माइनस T0 अगर मैं करती हूँ दैट विल बी इज इक्वल टू दी पाई बाय 2 ओमेगा। और जब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करती हूँ तो मुझे T plus pi by 2 की वैल्यू मिलती है पाई बाय 2 ओमेगा प्लस T0। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब मैंने इस इक्वेशन में यहाँ पे इसको यूज में लिया, देन विल गेट डेल्टा L इज इक्वल टू दी V मैक्सिमम इनटू दी T1 माइनस पाई बाय 2 ओमेगा माइनस ऑफ T0। अब क्योंकि
हम यहाँ पे V मिनिमम और V मैक्सिमम की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उस केस में हमने यहाँ पे V1 की V मिनिमम की वैल्यू को यूज में लिया है, एंड दैट V मिनिमम इज इक्वल टू दी V0 इंटू दी 1 माइनस V1 अपॉन ट्वाइस ऑफ V0, एंड V मैक्सिमम इज इक्वल टू दी V0 इंटू दी 1 प्लस V1 अपॉन 2 V0। सो इस प्रकार से जब हम इस इक्वेशन में डेल्टा L के लिए V मिनिमम और V मैक्सिमम के केस के लिए हमने यहाँ पे V मिनिमम और V मैक्सिमम की वैल्यू को पुट किया है, तो उस केस में हमारे पास में यहाँ पर इस फॉर्मेट में हमें एक इक्वेशन मिलती है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट L एट द t प्लस पाई बाय 2। सो देखिए, नाउ अब मैं यहाँ पे डेल्टा L और L फाइंड आउट कर रही हूँ फॉर t प्लस पाई बाय 2 केस के लिए, और उस केस में वैल्यू थी मेरी V मैक्सिमम इंटू दी T1 माइनस T0 माइनस पाई बाय 2 ओमेगा। सो V1 की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे V मैक्सिमम की वैल्यू पुट की, दैट इज V0 प्लस V1 इंटू दी V0 अपॉन 2 कैपिटल V0 इंटू दी T1 माइनस T0 माइनस पाई बाय 2 ओमेगा। सो जब मैंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज लिया, तो हमारे पास में जब हमने इसको कॉमन लिया V0 की टर्म को, और इस प्रकार से जब हमने इसको रीअरेंज किया, तो हमारे पास में एक फाइनल एक्सप्रेशन आता है 7। सिमिलरली आगे मैंने बात करी है L एट दी t माइनस पाई बाय 2। सो जब मैंने t माइनस पाई बाय 2, दिस इज द t माइनस पाई बाय 2, और t माइनस पाई बाय 2 के लिए हमारे पास में एक्सप्रेशन आया था V मिनिमम एंड इंटू दी T1 माइनस T0 प्लस पाई बाय 2 ओमेगा। सो इस प्रकार से जब मैंने उस एक्सप्रेशन में V मिनिमम की वैल्यू को पुट किया और रीअरेंज किया, तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 8 आता है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं, so now the main point is that if the distance has to be the same, अब चाहे इलेक्ट्रॉन माइनस पाई बाय 2, 0 और प्लस पाई बाय 2 के टाइम से वहां पे पहुंच रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस सेम होगी। बंचेस L फॉर ऑल दी 3 शुड बी इक्वल टू दी V0 इंटू दी T1 माइनस T0। सो उस केस में हम यह कहते हैं कि दैट द इक्वेशन नंबर 8 शुड बी इक्वल टू दी V0 इंटू दी T1 माइनस T0। यहाँ से जब हमने उस इक्वेशन में यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट किया और जब हमने इसको रीअरेंज किया for T1 minus T0, to calculate the T1 minus T0 जब हमने इसको rearrange किया, then we will get an expression for minus of T1 minus T0 that will be is equals to the pi by 2 omega minus of pi V0 upon omega into the V1, as we know that V0 upon V1 is very high। सो उस केस में पाई बाय 2 ओमेगा को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इन दैट केस T1 माइनस T0 विल बी इज इक्वल टू दी पाई V0 अपॉन ओमेगा V1। सो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में हमने पुट किया। इक्वेशन नंबर 4 दैट वाज दी ड्रिफ्ट रीजन, ऑप्टिमल लेंथ ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन, दैट वाज कैपिटल L इज इक्वल टू दी V0 इंटू दी T1 माइनस T0। जो जब हमने यहाँ पे T1 माइनस T0 की जगह पे पुट किया, तो हमें एक इक्वेशन नंबर 7 मिलती है। सो हम यह कह रहे हैं कि बंचिंग अकर्स एज द RF सिग्नल चेंजेस फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 तक, सच दैट कि जब RF सिग्नल में पाई वैल्यू का चेंजेस होता है, तो उस दौरान हमें यहाँ पे बंचिंग मिलती है। सो हम यहाँ पे अगर पाई के लिए बात करते हैं, तो उस केस में ऑप्टिमम बंचिंग होती है, एंड दैट L मैक्सिमम विल बी इज इक्वल टू दी 3.682 इंटू दी स्मॉल V0 इंटू दी कैपिटल V0 अपॉन ओमेगा V1। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बीम कपलिंग कोफिशिएंट। यहाँ पे अगर इनपुट कैविटी के बीम कपलिंग कोफिशिएंट को बीटा 1 से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, एंड दैट बीटा इज इक्वल टू दी साइन थीटा g अपॉन 2 डिवाइडेड बाय दी थीटा g अपॉन 2, वेयर थीटा g इज इक्वल टू दी ओमेगा tau g and that is equals to the omega d upon V0, that is known as the average gap transit angle, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द ट्रांजिट टाइम और व्हाट इज द थीटा g। सो इन दैट केस L maximum will be equals to the 3.682 V0 कैपिटल V0 upon omega beta V1। थैंक यू सो मच।